महत्वपूर्ण यह है कि उसके 2-4 महीने बाद ही जब लोकसभा के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें भाजपा जीत गई, राजस्थान में 25 में से 24 सीटें जीत गई, सिर्फ एक सीट हारी। मध्य प्रदेश में एक सीट आ गई हारी, और छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 9 सीटें भाजपा जीत गई, जबकि विधानसभा चुनाव में 90 में से 68 सीटें कांग्रेस जीती थी। वाजपेयी जी बताइए, अगर मोदी मॉडल फेल है तो क्या ममता दीदी का जो लोकतंत्र यानी कि बमतंत्र है वो मॉडल देश के लिए उचित है? और इसके अलावा जो नीतीश कुमार ने बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाया है, जिस तरह से वहाँ पर एक भाजपा के जिला महामंत्री की मौत हुई है, वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस सही है? क्या लोकतंत्र ऐसा ही होना चाहिए? प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के शुरुआत से जो हिंसा प्रारंभ हुई है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। दर्जनों लोगों की इसमें मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए और घायल हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद तमाम लोग जो ये कहा करते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं को मोदी सरकार ने भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं के हवाले कर दिया है, वे इस हिंसा पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। किस तरह से मतपत्रों की लूट हुई और मत केंद्रों पर हमले हुए, ये उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। आज के इस अंक में मैं खासतौर से बात करना चाह रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री पुण्य प्रसून वाजपेयी जी के बारे में। वो अपने हर 3 में से कम 2 वीडियो में ये बात कहा करते हैं कि मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस पूरी तरीके से फेल हो चुका है, इसीलिए 2024 में उनके सत्ता से बेदखल होने की पूरी उम्मीद है। इसके लिए वो कई बार आरएसएस का पता नहीं कौन सा सर्वे हुआ है, अंदरूनी सर्वे, उसकी बात करते हैं, तो कभी वो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जो चुनावी नतीजे आए हैं वो उनका हवाला देते हैं। तो जो हवाले उन्होंने अपने अलग अलग वीडियो में पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने दिए हैं, आज थोड़ी सी मैं उस पर बात करना चाह रहा था। कर्नाटक का जो चुनावी नतीजे आए हैं, मैं पहले भी अपने कई वीडियो में कह चुका हूं, मैं आज फिर आपको बता रहा हूं। अपने जो एक दो वीडियो में पुण्य प्रसून वाजपेयी जी से संबंधित, उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। कर्नाटक का जो चुनावी नतीजा आया है वो विशुद्ध रूप से मुस्लिम वोटों के कांग्रेस के पक्ष में ध्रुवीकरण होने की वजह से आया है। जो जेडीएस का मुस्लिम वोट था वो एक तरफा कांग्रेस के खाते में चला गया। बीजेपी के वोट परसेंट में बहुत मामूली सा 0.1% का अंतर आया है कर्नाटक में, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने वहां बम्पर जीत हासिल की। क्यों? क्योंकि उसने खुली सभाओं में और बंद कमरों में दोनों जगह पर मुस्लिम मतदाताओं के लिए और मुस्लिम नेताओं को यह भरोसा दिया कि वो चाहे हिजाब का मुद्दा हो गया, चाहे धर्मांतरण विरोधी कानून का मुद्दा हो गया, या फिर जिस तरह से वहां पर पीएफआई पर बैन किया गया पूरे देश में, उसके जवाब में बजरंग दल को बैन करने की बात हुई, या फिर मुस्लिमों को आरक्षण पुनः बहाल करने की बात हुई। उसने कहा ये सारे काम कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो कर दिए जाएंगे। इसके विपरीत भाजपा तो अपने नेता प्रवीण नेट्टारू की, जिनकी हत्या पीएफआई के कट्टरपंथी संगठन जो है पीएफआई, उसके कार्यकर्ताओं द्वारा की गई, लेकिन उसका मुद्दा भी पूरी मुखरता से उस मामले में, उस चुनाव में नहीं उठा पाए। तो जो कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल की और भाजपा की जो हार हुई, उसका मुख्य कारण था बजरंगबली का मुद्दा। तो भाजपा के नेता वहां पे उठाते रहे, लेकिन जो वहां की जमीन से जुड़े हुए लोकल मुद्दे थे, हिजाब का मुद्दा, धर्मांतरण विरोधी कानून का मुद्दा, पशुवध का मुद्दा, या फिर पीएफआई जैसे संगठनों की आक्रामकता और उनके आतंकवाद का जो उनके अपने नेता शिकार हुए थे, उन मुद्दों को भाजपा के नेताओं ने वहां पर उतनी मुखरता से नहीं उठाया। उतनी मुखरता तो क्या, बिल्कुल ना के बराबर में नहीं उठाया। इसका खामियाजा भाजपा को वहां पर उठाना पड़ा और मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस के वोट पक्ष में पड़ गया। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में भी जो भाजपा की हार हुई है,
जिसके लिए वाजपेयी जी अपने तमाम वीडियो में कहते हैं कि देखिए हार गए। वहां पे भाजपा की जो अंदरूनी गुटबाजी थी उसने वहां पे भाजपा को हराया है, भाजपा को कांग्रेस ने नहीं हराया है। जो अपने पुण्य प्रसून वाजपेयी जी हैं, उन्होंने अपने तमाम वीडियो में, कई वीडियो मैंने देखे हैं, उनमें एक बात जरूर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक खत्म हो गया है, इसलिए उनके विकल्प के तौर पर नए चेहरों की तलाश की जा रही है संघ और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा। वो यहां तक कह रहे हैं कि इसी साल के अंत में जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे तो उनमें भाजपा जो है चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ेगी, यानी कि उनको प्रमुखता से आगे नहीं रखा जाएगा, बल्कि किसी अन्य नेता का चेहरा सामने किया जाएगा। ये अच्छी बात है वैसे तो, अगर ये भाजपा करती है कि स्टेट लीडरशिप को धीरे धीरे उन्हें विकसित करना चाहिए और उनको समान रूप से आगे बढ़ाते हुए उनके चेहरे को भी आगे रखना चाहिए, और उस तरीके से जो राज्य की नेतृत्व है वो विकसित होगा। लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री के मोदी के चेहरे को डर के मारे भाजपा आगे नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा हास्यास्पद लगता है। क्योंकि आज भी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई हैं तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं। इसके अलावा भी उन्हें बहुत उम्मीद है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव से, क्योंकि जब भाजपा हिमाचल और कर्नाटक में हारी है तो उन्हें लग रहा है कि इन तीनों राज्यों में भी नतीजे अगर उनके अनुकूल आ गए, यानी कि भाजपा के प्रतिकूल और कांग्रेस के अनुकूल आ गए, तो भाई फिर तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी और 2024 के चुनाव में भाजपा कुछ सीटें हार जाएगी, तो बहुत आसानी से कांग्रेस का रास्ता साफ हो जाएगा और विपक्षी दल सरकार बना पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि सन 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों में सरकार जो है वो कांग्रेस की बनी थी। आपको याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश में जो है भाजपा 109 सीटें जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 114 सीटें जीत करके सरकार बनाई थी। वहां पे कुल सीटें 230 हैं। राजस्थान में कुल 200 में से 100 सीटें कांग्रेस जीती थी और भाजपा 72 सीटों पर रह गई थी। कांग्रेस की आज भी राजस्थान में सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ में तो 90 में से 68 सीटें कांग्रेस जीत गई। इनमें से दो जगहों पर, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, आज भी कांग्रेस की सरकार है। हालांकि सचिन पायलट बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को जो है उप मुख्यमंत्री बनाकर कुछ वहाँ पर मामला बैलेंस करने की कोशिश की गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो राहुल गांधी के बहुत ज़्यादा नज़दीकी महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया वो अपने तमाम समर्थकों, विधायकों और सांसदों के साथ कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए और उसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि उसके 2-4 महीने बाद ही जब लोकसभा के चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें भाजपा जीत गई। सुन लीजिए, 29 में से 28, जहां पर सरकार कांग्रेस की बन चुकी थी। राजस्थान में 25 में से 24 सीटें जीत गई, सिर्फ एक सीट हारी। मध्य प्रदेश में एक सीट आ गई हारी, और छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 9 सीटें भाजपा जीत गई, जबकि विधानसभा चुनाव में 90 में से 68 सीटें कांग्रेस जीती थी। इसके बावजूद जो आपके विधानसभा चुनाव हैं उनसे पता नहीं क्यों पुण्य प्रसून वाजपेयी जी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। वो कभी कर्नाटक का हवाला देते हैं, कभी छत्तीसगढ़ का हवाला देते हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है, यहाँ बात है वो जो आरोप लगाते हैं, जो विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं, उनके मुझे लगता है कि बुद्धिजीवी लोग हैं यही उनको आधार देते हैं इस तरह के आरोप लगाने के कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर सवाल मैं माननीय आपसे करना चाह रहा हूं कि आखिर पश्चिम बंगाल का लोकतंत्र कैसा है? अगर मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस और मोदी का लोकतंत्र का मॉडल फेल हो गया है तो क्या पश्चिम बंगाल का जो बमतंत्र है, जिसके आधार पर लोकतंत्र वहां पर चलाने की बात की जा रही है, वो मॉडल है जिसके लिए देश में पेश किया जाएगा? जहां पर मतपेटियों की लूट हो रही है, मतपत्रों की लूट हो रही है,
लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है वोट डालने के लिए। तो अनुरोध है आपसे, वाजपेयी जी बताइए कि ये ममता बनर्जी, ममता दीदी ने जो मॉडल दिया है लोकतंत्र का बंगाल में, क्या विपक्षी दल उससे सहमत हैं? और विपक्षी दल छोड़िए, आप तो बुद्धिजीवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए क्या आप सहमत हैं? क्या यही मॉडल ऑफ गवर्नेंस पूरे देश पर लागू किया जाएगा? प्रदर्शनकारियों पर जब लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं या पानी की बौछार की जाती है, तब भी ये कहा जाता है कि प्रदर्शन के अधिकार को छीना जा रहा है, लोग अब आंदोलन भी ना कर पाए। सरकार, मोदी सरकार ये चाहती है और भाजपा की सरकारें ये चाहती हैं। लेकिन देखिए क्या हुआ, कल बिहार में एक नया मॉडल ऑफ गवर्नेंस आया है। नीतीश, जिन्हें कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षक भर्ती घोटाले के लेकर के, और वहां पर जो भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है उसको लेकर। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसमें भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि लाठीचार्ज की वजह से वो नहीं मरा है कार्यकर्ता, महामंत्री हैं, जिला महामंत्री, लेकिन जिस तरह से उनके चोटें थी, उनके कपड़े फटे हुए थे, और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उनके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। तो इससे साफ है कि उनकी मौत पुलिस की लाठीचार्ज की वजह से ही हुई है। बाकी ये तो जांच में निकल के आएगा, लेकिन लग ऐसा रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता यही आरोप लगा रहे हैं। तो क्या यही मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जो बिहार में हुआ कि लाठीचार्ज में ऐसे लाठी मारी जाती है कि भीड़ तितर बितर हो जाए, सर पे या ऐसे नाजुक स्थानों पर नहीं मारी जाती जिससे आदमी की मृत्यु हो जाए। लाठियां मार के हत्या कर दी गई एक प्रदर्शनकारी की। क्या मांग कर रहे थे कि शिक्षक भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच हो, भ्रष्टाचार पर रोक लगे, और जो लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था की समस्या आई है बिहार में, वो खत्म हो, कानून व्यवस्था सुधर जाए। तो आपसे ये अनुरोध करना चाह रहे हैं वाजपेयी जी, बताइए अगर मोदी मॉडल फेल है तो क्या ममता दीदी का जो लोकतंत्र यानी कि बमतंत्र है वो मॉडल देश के लिए उचित है? और इसके अलावा जो नीतीश कुमार ने बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाया है, जिस तरह से वहाँ पर एक भाजपा के जिला महामंत्री की मौत हुई है, दुखद मृत्यु हुई है, वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस सही है? क्या लोकतंत्र ऐसा ही होना चाहिए? ये सवाल है। उम्मीद है कि आप अपने कोई ना किसी वीडियो में इनके जवाब अवश्य देंगे, क्योंकि आपने अभी तक, मुझे नहीं लगा है कि कोई वीडियो पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान हिंसा हुई है उस पर बनाया है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।